नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आपको गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे जीवन में महात्मा गांधी जी के लिए वही स्थान है जो लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। आज का जो अपन सेशन रखेंगे, सेशन ऐसा है कि आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हो चुके हैं और इन एग्जाम में आपने जब देखा हो, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आपको पता है राजस्थान ज्योग्राफी हो या फिर जिसको अपन कह सकते हैं कि भारत का भूगोल। राजस्थान ज्योग्राफी अलग पार्ट चलता है अपना, और भारत का भूगोल जिसको इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं वो पार्ट अलग चलता है। और खूब प्रश्न आए हैं, इंडियन ज्योग्राफी से भी खूब प्रश्न आए हैं, राजस्थान ज्योग्राफी से भी आए हैं। और एक प्रश्न एक पारी में तो इन्होंने सबसे बड़ा महासागर भी पूछ लिया था। अब देखो, पूछने को आपसे पूछा जा सकता है कि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है उसके लिए ये मायने नहीं रखता है कि मुझे सर एग्जाम में यही पूछा जाएगा, मैं इतना ही याद करूं। क्योंकि अगर आपके अंदर वो भूख नहीं है, अगर आपके अंदर वो भूख नहीं है कि आप प्रत्येक कंटेंट तैयार कर पाओ, तो आप सिलेक्शन नहीं निकाल पाओगे। और सिलेक्शन निकालने के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। जरूरी नहीं होता है कि आप केवल याद करो कि सर मैं इतना याद कर लूं मेरा काम चल जाएगा, मैं इतना कर लूं मेरा मेरा काम बन पाएगा, है ना। सीटी में आप सोच लोगे, लेकिन मेन एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा। तो इसी कड़ी को अपने सोल्व करते हुए अपने सोचा है कि राजस्थान ज्योग्राफी जो है, अभी आपके सामने पूरे पूरे 20 दिन बचे हैं। यानी 22 तारीख को आपका एग्जाम है और 22 तारीख को, आज 2 तारीख हो चुकी है, तो आज से अपन 20 दिन तक रेगुलर अपना काम करेंगे। और लगभग 20 क्लासों में मैं राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करने की सोचूंगा, कंप्लीट ज्योग्राफी। जिसमें आज जो पहला अपना लेसन रहने वाला है, पहला जो सेशन रहने वाला है, इसमें हम देखेंगे कि ये जो राजस्थान, जिसको आज अपन राजस्थान को एक राज्य का दर्जा देते हैं, ये लोगों के सामने ये शब्द कैसे आया, राजस्थान शब्द हमने कैसे रखा, यानी कि जो बच्चा होता है उस बच्चे का हमने नामकरण कैसे रखा, यानी ये जो राजस्थान है, ये भारत की पृष्ठभूमि पर राजस्थान शब्द कैसे मिलता है हमें। और इन प्रश्नों को अपनी एमसीक्यूज में देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो पूरे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन यहां से सही हो। सही नहीं होंगे, मैं कह रहा हूं, आप कभी बोलने वाले नहीं हो। अपनी देसी बात है, सीधी सी बात है, अपने को खूब अच्छे से पता है कि भाई साहब कहां से प्रश्न आना है और क्या प्रश्न आएगा, उसका क्या उत्तर रहने वाला है। तो अपन ना फालतू की बातें करते हुए सीधा अपन अपना प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न दिया गया है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। ये जो राजस्थान शब्द आपके सामने दिया गया है, इस राजस्थान शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है। और इस शब्द का जो उल्लेख है वो आपको बड़े ध्यान से ये समझना होगा कि ये जो शब्द है ये कहाँ मिला था। एक शिलालेख है घोसुंडी का, और ये घोसुंडी का जो शिलालेख है ये कहाँ मिलता है, चित्तौड़गढ़ में। पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन है उसमें मैं देखूं तो इसमें गलत कौन से हैं वो अलग निकालूं। दूसरी बात ये है कि ये बसंतगढ़ का जो शिलालेख है ये है सिरोही में, और सिरोही में खीमल माता का जो मंदिर है उसमें मिला है। और बिजोलिया का जो शिलालेख है ये आप खूब अच्छे से पढ़ते हो कि ये वही बिजोलिया का शिलालेख है जिसमें कहा गया है कि जो चौहान वंश थे, चौहान वंश के जो शासक थे वो ब्राह्मण थे। बिजोलिया शिलालेख भारतीय इतिहास के बारे में खूब सारी जानकारी देता है, लेकिन कहीं ये नहीं बताता है कि राजस्थान शब्द उसमें कहीं उल्लेखित नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तो हम यही कहते हैं कि राजस्थान शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है किसमें, बसंतगढ़ के शिलालेख में। और ये बसंतगढ़ का जो शिलालेख है, ये बसंतगढ़ का जो शिलालेख है, ये शिलालेख मिलता है हमें कहा, खीमल माता, खीमल माता का मंदिर है। और ये जो खीमल माता का मंदिर है ये कहाँ है, सिरोही में।
ये कहाँ है अपना सिरोही में। इस मंदिर में हमें बसंतगढ़ का शिलालेख मिलता है और इस शिलालेख में जिस नाम का उल्लेख मिलता है वो नाम है, आपने खूब पढ़ा है, राजस्थानीय द्वितीय। ये राजस्थानीय द्वितीय जो शब्द है, इस शब्द का हमें उल्लेख मिलता कहाँ, बसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। और इसी से हमने कहा कि ये जो राजस्थान शब्द है ये सर्वप्रथम उल्लेखित होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या रहा, बसंतगढ़। अब रही बात घोसुंडी के शिलालेख की, तो घोसुंडी का जो शिलालेख है, घोसुंडी का जो शिलालेख है, ये शिलालेख कहां से मिलता है हमें, चित्तौड़गढ़ से। और घोसुंडी के शिलालेख में हमें शब्द मिलता है, जिसका उल्लेख मिलता है वो शब्द है राजस्थानी। किस शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थानी। लेकिन ये जो घोसुंडी का शिलालेख है ये बसंतगढ़ शिलालेख के बाद का शिलालेख है, इसलिए सबसे पहले उल्लेख हमें बसंतगढ़ के शिलालेख में मिला। लेकिन इनमें कहीं स्पष्ट रूप से हमें ये उल्लेख नहीं मिलता है कि ये जो बसंतगढ़ है या घोसुंडी जो है, ये दोनों शिलालेख किसी भूभाग के लिए यानी क्षेत्र विशेष के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है, या कोई व्यक्ति था जिसको इन्होंने राजस्थानीय द्वितीय कहा या राजस्थानीय कहा, ये स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो आपको बताना बसंतगढ़ में, और अगर बसंतगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो घोसुंडी शिलालेख में मिलता है। लेकिन बसंतगढ़ पहले का था और घोसुंडी शिलालेख बाद का था। और बिजोलिया शिलालेख के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, और ये वही शिलालेख है जो चौहानों की जानकारी देता है। राजस्थान इतिहास के लगभग बिजोलिया शिलालेख से बहुत सी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न अपन देखने वाले हैं, वो प्रश्न देखो। इसमें पूछा गया है आपसे कि जो ये ऋग्वेद है, ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में राजस्थान को कहा गया है। ऋग्वेद जो है उसमें राजस्थान को कहा गया है। सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें ध्यान देना होगा तो हम देखते हैं, और देखते क्या है, कहते हैं कि सभ्यता, प्राचीन भारत जब हम पढ़ते हैं, प्राचीन भारत की बात हम करते हैं, और प्राचीन भारत की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं कहता हूं एक युग आया था हमारे सामने, पाषाण काल। और पाषाण काल में मनुष्य जो था उसकी उत्पत्ति होती है और वो स्थायी जीवन नहीं जीता है। इसमें भी 3 कालखंड पड़ते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इसके बाद जो सभ्यता का युग आता है वो था सिंधु घाटी सभ्यता। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सिंधु है उसकी सहायक नदियों के किनारे सभ्यता विकसित होती है, और ये एक नगरीय सभ्यता थी। और इसका पतन होता है लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास। इसके बाद सभ्यता जो आती है वो थी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और ये जो वैदिक सभ्यता है इसका कालखंड रहता है 1500 ईसा पूर्व से। इसको भी हम 2 भागों में पढ़ते हैं, एक ऋग्वेद काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल में हम कहते हैं कि इसमें ऋग्वेद का जो है उसकी रचना होती है, और उत्तर वैदिक काल में कहते हैं कि बाकी जो 3 वेद बचे थे उनकी अपनी रचना होती है। तो इसमें पूछा गया कि ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना गया था, आर्यावर्त। आर्यावर्त बिल्कुल नहीं भाई, आर्यावर्त कहते थे भारत को, तो ये अपना गलत होगा। ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त इसका राइट आंसर रहेगा। और मृकांतर जो है ये हमारा रामायण में शब्द मिलता है। रामायण जो हमारा महाकाव्य है उस महाकाव्य में हमें मरुकांतर शब्द मिलता है, और रामायण की जो रचना करते हैं वो कौन करते हैं, वो करते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की जाती है, और रामायण में क्या शब्द मिलता है, मरुकांतर। ओके, अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं, अपना अगला प्रश्न। उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है इस प्रश्न में, कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा शब्द ऐसा है जो इसमें सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखो भाई, जांगल देश है या अहिछत्रपुर है
या बैराठ है या मांड है। अब ये प्रश्न जो पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है कहां से? महाभारत से। महाभारत। और ये जो महाभारत है ये अपना महाकाव्य है। इसकी रचना कौन करते हैं? वेद व्यास जी। कौन करते हैं? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। और इस महाभारत ग्रंथ में हमारे राजस्थान के बारे में एक एक नाम नहीं मिलता है। जैसे अपने गांव में नहीं होता क्या, उसी को तो अपन क्या कहते हैं? सुरेंद्र। उसी को अपन कहते हैं लालियो। और उसी को दोस्त कहते हैं सुरु। अलग अलग नाम मिलते हैं। तो वैसे इसमें महाभारत में हमारे राजस्थान के अलग अलग नाम मिलते हैं। और नाम क्या क्या मिलते हैं चलो मैं देखता हूं। सबसे पहले हम कहते हैं एक नाम मिलता है योदे प्रदेश। और योदे प्रदेश जो था ये नाम मिलता है कहां के लिए? एक तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और एक इसमें हनुमानगढ़। और अब अगर बात करते हैं तो अनूपगढ़ जो जिला है वो भी इसमें आता है। फिर हम बात करते हैं, एक शब्द मिलता है जांगल, जांगल प्रदेश। और ये जांगल प्रदेश जो है ये किसके लिए मिलता है? बीकानेर के लिए। किसके लिए? बीकानेर के लिए। फिर हम बात करते हैं अही छतरपुर, अही छतरपुर। और ये जो अही छतरपुर जो है ये किसके लिए मिलता है? नागौर के लिए। किसके लिए? नागौर के लिए। फिर हम बात करते हैं बैराठ। और बैराठ जो है ये जयपुर के लिए। किसके लिए? जयपुर के लिए। फिर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मांड या वल। क्या मिलता है? मांड या वल। ये मिलता है जैसलमेर के लिए। फिर हम बात करते हैं श्रीमाल। और श्रीमाल जो है, श्रीमाल जो है ये मिलता है हमें जालोर के लिए। किसके लिए? जालोर के लिए। फिर हम बात करते हैं एक मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद। और एक शब्द हम बात करते हैं सीवी जनपद, सीवी जनपद। और एक शब्द हम बात करते हैं इसमें सूरसेन, सूरसेन जनपद। सूरसेन जो जनपद था ये जनपद, इसकी राजधानी रही है मथुरा। मत्स्य की रही थी विराटनगर, जिसको बैराट कहते थे। सीवी जनपद की राजधानी थी नगरी। मत्स्य जनपद जो था ये उत्तरी अलवर और कुछ हिस्सा भरतपुर का आता है। अब इसमें डीग शामिल हो गया। सीवी जनपद चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास की क्षेत्र था। और सूरसेन जो था वो दक्षिणी भरतपुर और धौलपुर करौली का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। जांगल देश बीकानेर को कहते हैं, अही छतरपुर नागौर को कहते हैं जो जांगल देश की राजधानी थी। बैराठ जयपुर को कहते हैं। मांड जो है वो चित्तौड़गढ़ को नहीं कहते, मांड जो है वो कहते हैं जैसलमेर को। तो इसका राइट आंसर अपना क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी वाला, कि ये वाला शब्द जो है ये सुमेलित इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। और अगला प्रश्न क्या कहता है अपने बारे में, चलो उसको देखते हैं। कि मध्यकाल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग नाम मिलते हैं जिसमें सुमेलित नहीं है। मध्यकाल की अगर मैं बात करूं तो मध्यकाल कौन सा काल रहेगा? जिसमें जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल आए थे, वो हमारा मध्यकाल था। तो उस काल में हम बात करते हैं राजस्थान के कहां के किन किन नामों से जाने जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं खिजराबाद। तो यहां अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूं, एक व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। और ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मारकर और दिल्ली सल्तनत का ये शासक बना था। जैसे ये शासक बनता है तो ये राजस्थान में आक्रमण करता है। सबसे पहले करता है रणथंबोर पर। कहां करता है? रणथंबोर दुर्ग पर। फिर दूसरा आक्रमण करता है कहां? चित्तौड़ पर, चित्तौड़गढ़ पर। और तीसरा जो आक्रमण करता है वो कहां करता है? ये अपना ये करता है सिवाना पर, सिवाना पर, सिवाना दुर्ग पर। और इसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ जालोर पर करता है। कहां करता है? जालोर दुर्ग पर। ये जो 1301 में करता है, चित्तौड़ पर 1303 में करता है, सिवाना पर 1308 में करता है और जालोर पर 1311 में करता है। रणथंबोर का उस समय शासक था हमीर, वही हमीर जो अपने हट के लिए प्रसिद्ध था।
और ये कहानी यहां तक भी कहते हैं कि रणथंबोर में जो इस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, वो इसकी बेगम चिमना से प्रेम करने लग गया था। वो आकर कहां शरण ले लेता है, हमीर के पास, और इसी कारण रणथंबोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और हमीर और उसकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में साका होता है, और इनकी पुत्री जो थी देवल दे, वो जल जोहर करती है, जो कि राजस्थान का एकमात्र जल जोहर था। दूसरा ये रानी पद्मनी वाली कहानी है, रतन सिंह और पद्मनी, और यहाँ फिर रतन सिंह के और पद्मनी के नेतृत्व में साका होता है। ये सिवाना दुर्ग था, और इस सिवाना दुर्ग की अगर बात करते हैं तो यहाँ का दुर्गपाल बना रखा था सातल देव को, और सातल देव और उनकी पत्नी थी मैणा दे, उनके नेतृत्व में यहाँ साका होता है। और भावले नामक एक व्यक्ति था जो इस सिवाना दुर्ग के कुंड में, जल कुंड में गोरख मिला देता है, और यहाँ फिर एक बार सिवाना का पतन होता है। और जालोर दुर्ग था कान्हड़ देव, और ये वही कान्हड़ देव है। इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग अलग अलग कथन मानते हैं। मुहणोत नैणसी ये कहता है कि इनके बीच में लड़ाई का कारण था जालोर का जो शासक था कान्हड़ देव, इसका एक पुत्र था वीरम देव, और ये जो वीरम देव था ये वर्तमान आज का कौन था, रणबीर कपूर था। भाई धमाका कर रखा था, माहौल बना रखा था इसने जबरदस्त। और एक बार भेज देता है इसको दिल्ली दरबार में। तो इस अलाउद्दीन की एक बेटी थी, कभी इसकी पत्नी कभी इसकी बेटी थी फिरोजा, और इस फिरोजा का दिल आ जाता है किस पे, वीरम देव पे। और यही घटना जो थी ये जालोर दुर्ग के पतन का कारण बनती है। कौन कहता है, मुहणोत नैंसी, मैं नहीं कहता हूं भाई, सीधी सी बात है, मैं नहीं कहता। मुहणोत नैंसी ने अपने नैंसी रिख्यात में ये सब बातें लिखी है। एक पद्मनाभ लिखता है और कान्हड़ देव प्रबंध में कहता है कि गुजरात जब इसकी अलाउद्दीन की खिलजी की जो सेना थी वो जा रही थी, तो कान्हड़ देव ने रास्ता नहीं दिया, और वापस लौटे उस समय इन्होंने इनसे थप्पड़ मारे और इनकी सेना से जो लूटा हुआ धन था वो वापस छीन लिया था। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो देखो रणथंबोर का ये कोई नाम नहीं रखता है, चित्तौड़ का नाम रखता है खिजराबाद, चित्तौड़ का नाम रखता है खिजराबाद। सिवाना का नाम क्या रखता है, खैराबाद, और जालोर का दुर्ग का नाम रखता है जलालाबाद। ये तीनों नाम कौन देता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो यहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है खिजराबाद, खैराबाद, हम सीधा सा याद करेंगे, कभी नहीं भूलोगे। अपन कहते हैं ना, तेरे सर की खैर नहीं, खैराबाद सिवाना। और जब हम खिज जाते हैं, गाँव में आप खिज जाओ, गुस्सा हो जाओ, हाँ, तब चिड़चिड़ा हो जावा, क्या हो जावा, चिड़चिड़ा, यानी कि खिजराबाद चित्तौड़गढ़। तो इसमें क्या दिया है, मुहम्मदाबाद। खिजराबाद सही है, जालोर सही है, खैराबाद सही है, तो गलत क्या होगा, मुहम्मदाबाद। तो मुहम्मदाबाद आमेर को नहीं कहा था, किसको कहा था मुहम्मदाबाद, उदयपुर को। किसको कहा था, उदयपुर को। और किसने कहा था, अकबर ने। किसने कहा था, अकबर ने उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद रखा था। तो आमेर का नाम क्या रखा गया था, मेमिनाबाद। क्या नाम रखा गया था, मेमिनाबाद। और किसने रखा था, मोहम्मद शाह ने। किसने रखा था, मोहम्मद शाह ने। कौन था रखने वाला व्यक्ति, मोहम्मद शाह था। मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया था कि मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगलों का शासन रहता है, तो जितने भी नाम हैं वो इस्लाम को टच करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। और अगला प्रश्न क्या कहता है अपने को, वो प्रश्न अपन देखते हैं। देखो ध्यान से कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टोड ने, GH, ये था GH ओझा ने, या स्मिथ ने। तो इसमें देखो राइट आंसर जो अपना रहेगा वो कौन सा है,
जॉर्ज थॉमस। अब इसकी बात करें अगर जॉर्ज थॉमस की, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस, और ये व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस। इसने अपनी पुस्तक थी, कौन सी थी? इसकी पुस्तक का नाम था मिलिट्री, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक लिखी थी इसने। और इस पुस्तक में सबसे पहले क्या नाम दिया था? राजपुताना शब्द दिया था। ओके, राजपुताना शब्द दिया था। और कब दिया था तो आप बता देना, 1800 ईस्वी में। कब दिया था? 1800 ईस्वी में। ओके, 1800 ईस्वी में दिया था। अगर पूछ लें कि ये जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था तो आप बता देना आयरलैंड। कहाँ का था? आयरलैंड निवासी। तो यहां करने क्या आया था? सैनिक बनकर आया था। आयरलैंड का निवासी था जॉर्ज थॉमस। पुस्तक लिखी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इसमें कहा सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। बस आपको अगर प्रश्न आएगा, राजस्थान की लगभग पता नहीं कितनी भर्तियों का ये प्रश्न शान रहा है, राजपूताना शब्द पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो आपको गलत नहीं करना है, बिल्कुल शांत दिमाग से समझना है कि राजपूताना जॉर्ज थॉमस, राजपुताना जॉर्ज थॉमस। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कर्नल जेम्स टोड के साथ। इसको एक बार छोड़ दो, इसको अपन घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक के रूप में भी इनको जानते हैं। इसका अगला प्रश्न देखेंगे अपन, एक बार इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है? तो जॉर्ज थॉमस मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक लिखता है और राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, और अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, चलो देखते हैं। ये आ गया 7 का 7। सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? उस व्यक्ति का नाम क्या मिलता है हमें? बताओ भाई, क्या नाम मिलता है? उस व्यक्ति का नाम था कर्नल, कर्नल जेम्स टोड। ये जो कर्नल जेम्स टोड था, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है बहुत सी परीक्षाओं में, तो इसके बारे में हम जान ही लेते हैं। इसके सबसे पहले इसके उपनाम, इसको कहते हैं घोड़े वाले बाबा। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। इसको कहा जाता है राजस्थान, राजस्थान इतिहास, राजस्थान इतिहास के जनक। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान इतिहास के जनक। और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी, बुक्स जो लिखी थी, उन बुक्स की अगर बात करता हूं मैं, तो सबसे पहले इन्होंने लिखा था एनाल्स, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरी इन्होंने पुस्तक लिखी थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में इनकी पत्नी जो है वो एक पुस्तक का प्रकाशन करती है जिसको कहते हैं द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं पश्चिमी भारत की यात्रा। किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी भारत की यात्रा। ये 3 पुस्तकें रही हैं इनकी, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद भी रखनी पड़ेंगी, कहीं कोई इसमें गलती नहीं करनी है आपको। इन तीनों पुस्तकों को आपको याद भी रखना पड़ेगा।
अब समझो कि ये जो कर्नल जेम्स टोड जो थे, ये एक सैनिक बनकर आते हैं अपने भारत में ब्रिटिश अंग्रेजों के अधीन, और इनका जो जन्म होता है वो होता है स्कॉटलैंड में। कहाँ होता है? स्कॉटलैंड में। और ये स्कॉटलैंड कहाँ है? इंग्लैंड में। और ये जब आते हैं तो सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करते हैं मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है ये? भीलवाड़ा में। तो अगर आपसे रियासत पूछ लें तो कौन सी रियासत होगी? मेवाड़ रियासत में प्रवेश करते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और यहां अपना गुरु बनाते हैं। इनका एक गुरु था जिसका नाम था जैन यति ज्ञान चंद। क्या नाम मिलता है? जैन यति ज्ञानचंद के नाम से इनका गुरु था। और जो ये अपनी पुस्तक लिखते हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक को अपने गुरु को समर्पित करते हैं, किनको? जैन यति ज्ञानचंद को। और जब ये वापस इंग्लैंड लौट रहे थे, कब? 1822 ईस्वी में, तो जाते वक्त मान मोरी का जो शिलालेख था, उस मान मोरी के शिलालेख को कहां फेंक देते हैं? समुद्र में फेंक देते हैं। तो सबसे पहले जो राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था, वो किसने किया था? किसने किया था भाई? वो व्यक्ति था कर्नल जेम्स टोड। और कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है, कर्नल जेम्स टोड की कहानी कंप्लीट आपको मैंने बता दी है। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, और उस प्रश्न को अपन देखते हैं क्या कहता है कि देखो, ये रिलेटेड वही प्रश्न आ गया कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे? कौन थे भाई? गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, सूर्यमल मिश्रण थे, मोहनोत नैन्सी थे, जैनयति ज्ञानचंद थे। अभी बता के आया हूं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अपने गुरु से मिलते हैं जैनयति ज्ञानचंद से। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न अपन देखते हैं, और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? और ये किया गया था 25 मार्च 1948 को। राइट आंसर रहेगा। अब देखो, ये जो 25 मार्च 1948 है, इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या था भाई? क्या था इस दिन विशेष कि अपना राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? तो इस दिन विशेष ये था कि ये एकीकरण का दूसरा चरण है, दूसरा चरण। और इस दूसरे चरण को जब आप पढ़ते हो तो आप खूब पढ़ते हो, इसका नाम पूर्वी राजस्थान संघ। और ये जो पूर्वी राजस्थान संघ है, इसमें शब्द आ गया आपके सामने राजस्थान। तो स्वतंत्रता के पश्चात अगर कहीं सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग होता है, वो होता है 25 मार्च 1948 को, एकीकरण के दूसरे चरण में। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न अपन देखते हैं, और उसमें क्या मिलता है कि राजस्थान शब्द को विधिवत मान्यता कब मिली? राजस्थान शब्द को विधिवत मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारा राजस्थान नाम से एक पुस्तक आती है कक्षा 10। कौन सी है? कक्षा 10 की। और उसके पृष्ठ फर्स्ट पे ही 1 नंबर पृष्ठ पे लिखा है कि राजस्थान शब्द को राजस्थान शब्द को विधिवत मान्यता 30 मार्च को मिला, 30 मार्च को दी गई, 30 मार्च 1949। एकीकरण का जो चतुर्थ चरण था उसमें राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से मान्यता दे दी गई थी। ये कौन कहता है? हमारा राजस्थान की जो पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक आती है अपने, बिल्कुल छोटी सी, जिसपे लाल कलर का फ्रंट का बाहर का कवर है लाल कलर का, वो पुस्तक ये कहती है कि 30 मार्च को दिया था। लेकिन आपको याद रखना 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को विधिवत मान्यता दे दी थी। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक किसे कहते हैं? राजस्थान इतिहास का जो वास्तविक जनक है वो शब्द अलग पढ़ना आपको, और जनक कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को, और वास्तविक जनक कहते हैं जी एच ओझा को।
किसको कहते हैं? GH ओझा। GH ओझा का मतलब गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है इसको कहते हैं वास्तविक जनक, और इसको एक नाम और भी कहते हैं राजस्थान का विश्लेषक। क्या कहते हैं? राजस्थान का विश्लेषक भी इसको कहा जाता है। और कहा जाता क्या है, इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था रोहिड़ा गांव में। कहाँ हुआ था? रोहिड़ा गांव। और ये रोहिड़ा गांव कहाँ पड़ता है? सिरोही में। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। और रोहिड़ा जो है, ये रोहिड़ा जो है, यहां से आपको एक प्रश्न और बता देता हूं। राज्य पुष्प जो है वो कौन सा है? रोहिड़े का पुष्प, रोहिड़ा वृक्ष का पुष्प। इस पुष्प को किसका दर्जा दिया गया है? राज्य पुष्प का। और कब दिया था? 31 अक्टूबर 1983 को दिया था। और सही बात यह है कि इसका अगर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो इसको कहते हैं टिकू मेला अंडुलेटा। क्या कहते हैं इसको? टिकू मेला अंडुलेटा। तो इसमें अगर कुछ भी पूछे कि रोहिड़ा गांव का संबंध GH ओझा से, रोहिड़े वृक्ष जो है वो उसका जो पुष्प होता है वो हमारा राज्य पुष्प है, जिससे दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को, और इसका वैज्ञानिक नाम है टिकू मेला अंडुलेटा। अब सही सही बताओ, ईमानदारी से बताना कि ये जो 10 प्रश्न है आपको इसमें मजा आया, नहीं आया, या फिर बिना मतलब में ही मैं दक पकड़ लाग रहा तार साग है। अगर थाना अच्छा लागे ये प्रश्न, अगर थाना यहाँ लाग्यो है कि गुरुजी मेहनत करी है थोड़ी बहुत, तो अन प्रश्न ने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई को बलो जा बिया तो आप को बलोचावा ही को, लेकिन अगर मन करे है अपन बलोकरण को तो कोई दोस्तों साथ शेयर कर दो। और अपने दोस्तान भी बता दो कि यहाँ एक क्लास है जिनके ऊपर हर पर्सन ने बहुत अच्छे हैं, खोल खाल के अच्छे हैं, खोल के जोड़ तोड़ करके कंप्लीट बात बताई जा है। तो अगर बिना अच्छो लागे तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कल की क्लास में अपन फिर मिलेंगे। अच्छे से पढ़ाई करना। और नया जो टॉपिक रहेगा कल की क्लास का वो रहेगा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था और जिला प्रशासन। क्या रहेगा? संभागीय व्यवस्था और जिला प्रशासन। आराम से पढ़ाई करो, आपके सामने समय है, और फिर देखो आपके प्रश्न जो हैं वो कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। जय हिंद मित्रों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए और दबा के अपनी मेहनत को जारी रखिए।